आज के शो में। सिंध की तबाही के जिम्मेदार कौन? आरबीओटी मंसूबे में अरबों की लूटमार कौन करता रहा? सिंध लुटता रहा, हाकिम वक्त खामोश रहे और एहतसाब करने वाले बेबस। आरबीओटी प्रोजेक्ट से अरबपति बनने वाले कौन थे? ये सोमरो स्टेट कैसे बनी? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आरबीओटी मंसूबा सूबा सिंध के लिए अहम तरीन जिसकी कहा जाए कि अहमियत हामिल है, इस मंसूबे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 2001 में शुरू हुआ। इनिशियल कॉस्ट इसकी 14 अरब रुपए रखी गई थी। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू किया गया मंसूबा कॉस्ट एस्केलेट करके 62 अरब तक जा पहुंची। इस मंसूबे के साथ आखिर हुआ क्या? ये मंसूबा आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? अरबों रुपए की हेर फेर जो मुबैना तौर पर हुई, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन था? ये सारे सवाल आज के प्रोग्राम में बेनकाब होंगे। आरबीओटी प्रोजेक्ट में की मद में होने वाली यानी फ्लड और कंटेजेंसी के नाम के ऊपर 4 अरब रुपए से जायद की पेमेंट्स किस तरह से निकली? बोगस सिग्नेचर्स, बोगस वाउचर्स, बोगस पेमेंट वाउचर्स, बोगस एस्टिमेट्स के जरिए ये पेमेंट्स निकाली गई। ये बात हम नहीं बल्कि महकमा जो इरिगेशन है उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट जो इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई 4 रुकनी कमेटी ने करी, उसमें सामने आई। उसमें कुछ अफसरान के नाम भी सामने आए, लेकिन उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद सिंध हुकूमत ने एंटी करप्शन को भी लिखा, कोई इंक्वायरी वहां भी स्टार्ट हुई। नैब की तरफ से कुछ कॉल अप नोटिस मौसूल हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट को। ये तमाम अहम तरीन तफसीलात आगे बढ़ी। जब मामला सामने आए तो पता चला कि 4 अरब की जो पेमेंट हुई, इस पेमेंट के लिए किसी कंसल्टेंट ने इस पेमेंट को सर्टिफाई या वेरीफाई नहीं किया जो 4 अरब से ज्यादा फ्लड्स के नाम पर दिए गए। ना इसको पीएसएमटी ने वेट किया, ना ये इस पेमेंट के हवाले से डुप्लीकेशन भी देखी गई, यानी एक नहीं एक ही पेमेंट 2 बार कर दी गई। इसमें यह भी देखा गया कि PC1 के अंदर इस प्रोजेक्ट के फ्लड डैमेजेस के हवाले से कोई प्रोविजन ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये पेमेंट कर दी गई। पेमेंट हुई फरवरी 2018 और मार्च 2018 में, जब सूबा सिंध में फ्लड की सूरत-ए-हाल थी ही नहीं, यानी ऐसा कुछ था ही नहीं जब ये पेमेंट दी गई। इसी तरह से यहां पर सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। सेपरा रूल्स के अंदर एक इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज है, उसको भी इन्वोक नहीं किया गया। सेपरा कवानीन की सरेहन खिलाफ वर्जी की गई ये पेमेंट्स देने के लिए। ये सारी चीजें इंक्वायरी कमेटी में सामने आई। इसमें यह भी कहा गया कि जो कंटीजेंसी फंड होता है इसकी लिमिट 3% होती है, लेकिन यहां तकरीबन 4.4 अरब यानी तकरीबन 4.5 अरब की पेमेंट निकाल ली गई, जबकि लिमिट सिर्फ 3% थी कंटीजेंसी फंड की। ये अहम तरीन मामला सामने आया तो जो अफसरान उस वक्त इनकम्बेंट यानी जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे, उनके नाम सामने हैं। उनके नाम आपके सामने हम पढ़ते हैं। एक तो मुनव्वर बोजदार जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आरबीओटी के, वकार कादरी जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, फहीम सोमरो एक्सेंट डिवीजन 3, हाजी मोहम्मद अयाज मेमन एक्सेंट डिवीजन 2 और मेहताब काजी जूनियर क्लर्क। ये तमाम नाम इस अहम तरीन रिपोर्ट में हमारे सामने आए, जो आप स्क्रीन पे इनकी फुटेजेस देख रहे हैं। ये सारा पैसा जो दरअसल खर्च होना था दादू, जामशोरो और ठट्टा के अवाम की बेहतरी के लिए, ये दरअसल खर्च हुआ असासे बनाने के लिए। फहीम सोमरो जो इस रिपोर्ट के अंदर एक आदमी नाम है, उसका सफारी फार्म हाउस लाड़काना में मौजूद है। यहां नायाब किस्म के जानवर, यहां करोड़ों अरबों रुपए की पुरतैश लग्जरी किस्म की जो इस वक्त आपको चीजें नजर आएंगी। ये फार्म हाउस एक अफसर का है जो इस आरबीओटी में शामिल था, इस रिपोर्ट में शामिल था। ये तमाम तफसीलात हमारे सामने आई। इस रिपोर्ट आरबीओटी प्रोजेक्ट के हवाले से अहम तरीन तफसीलात नैब के नोटिस में भी है और इसके साथ साथ एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी चल रही है। प्रोग्राम में इम्तियाज सांडियो साहब, ब्यूरो चीफ अब तक कराची और सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अली अशरफ माहिर कानून है, नैब कवानीन पर गहरी नजर रखते हैं। इम्तियाज सांडियो साहब, सूबे सिंध की आवाम के साथ तो धोखा हुआ, बड़ा डाका हुआ। आरबीओटी के नाम पर इन अफसरान ने अरबों रुपए बना लिए, क्या हुआ ये आखिरकार? सैफान, एक सिंधी का शेर है कि मुँह पक सुञाता पंहिंजा हुआ धारियन सां गॾु धाड़े में। मैंने खुद ये कन्फर्म किए कि जो डाके डाले जा रहे थे गैरों की तरफ से, उनमें खुद अपने लोग थे। तो इसलिए ये जो डाके सिंध के अंदर डले हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो खुद को सिंध परस्त या वतन परस्त और पता नहीं किन किन नामों से खुद को अलकाब से नवाजते हैं। और सबसे ज़्यादा वो लोग जो पढ़े लिखे, जो समझते हैं कि रात में शाम के टाइम पे जब सूरज गुरूब होता है तो वो सिंध की बका, सिंध के खुशहाली के लिए सोचना शुरू करते हैं और सुबह में भूल जाते हैं। ये जब बड़ी बड़ी पोस्टों पे आते हैं तो इन्होंने ये कारनामे किस तरह से दिए हैं, जैसे कि
वकार कादरी साहब। RBOD सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट का नहीं, ये पूरे सिंध का मसला था कि भाई जहरीला पानी किसी भी तरीके से ड्रेन किया जाए और समंदर में। इस मंसूबे में परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमत सिंध के पास आया। जो पहले मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इस मंसूबे को आना पहाड़ी सिलसिले की तरफ से था, जहाँ से न ज़मीनें मुतासर होती, न लोग मुतासर होता, न इन्वायरमेंट मुतासर होती। इन्होंने पैसे बचाने की खातिर वापडा की प्रपोज़ल पर जो है वो, या इरीगेशन की, मुझे सही याद नहीं है, कि इन्होंने कच्चे की तरफ से दरिया सिंध के अंदर ही अंदर से ये जो है इसको गुजारना शुरू किया, और उसमें लोगों की ज़मीनें गईं, लोगों के जो वहाँ इन्वायरमेंट था वो तबाह हुआ। 7 से लेकर ठट्ठा तक आज तक ये मंसूबा पूरा नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ 4 अरब का आया, वैसे तो बहुत 30 अरब तक सुनते हैं कि ये करप्शन इसमें हुई है। और जो 4 अरब का केस है, मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि ये नेब के पास नहीं है। 4 अरब का केस ये एंटी करप्शन देख रही है। हाँ, ये एंटी करप्शन देख रही है, और इसलिए देख रही है क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं ये खुद हैं। ये मुनव्वर बोजदार साहब, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगे, जिसने इस रिपोर्ट में उसका पहले नंबर पे नाम है, मुनव्वर बोजदार साहब के एक करीबी रिश्तेदार का वहाँ कंपनी थी, फ़हीम अहमद, जो इसके अपने कहते हैं कि साली के बेटे की कंपनी थी, जो इसमें लगाई गई और जाली बिल्स के ज़रिए वो वहाँ से पैसे लेते रहे। इस तरह से वकार कादरी, जो बहुत ज़्यादा ख़ुद को कौम परस्त समझते हैं, सिंध के लिए आप देखें, उसके स्टेटस देखें फेसबुक पे, तो वो बहुत ख़ुद को सिंध परस्त समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो हाथ साफ़ किए हैं, उनकी एक कंपनी है FB इंटरप्राइजेस, जिसको सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए 1 अरब 21 करोड़ रुपए। ये इनडायरेक्ट इस कंपनी जो काम करती थी वो वकार कादरी के लिए काम करती थी। जब वकार कादरी वहाँ पोस्ट हुआ तो इसने जो है वो साइनिंग अथॉरिटी खुद को बनाया। काउंटर साइनिंग का अख्तियार जब इनके पास आया तो जितने भी ये बिल बनते थे वो इसके हाथों से, बोजदार साहब के हाथों से होते गुजरते थे। और बोजदार के जो बंगले हैं कराची में, जिनका हमें अभी तक मालूम हुआ है कि डिफेंस बहरिया के करीब इनका जो है वो बंगले, 2 बंगले हैं, 2 फ्लैट हैं क्लिफ्टन में। कुछ इसके सिवा हैदराबाद में इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीनें हैं। और जो वकार कादरी हैं उनका क्रीक विस्टा में बहुत आलीशान लग्जरी किस्म का घर है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। और आपको तो मालूमात मुकम्मल दी हुई है जो आपके ज़राए हैं, जो आप ख़ुद बताएंगे। इस तरह से मास इंटरप्राइजेस, जो इस सुमरो साहब, फ़हीम सुमरो, जिनके लिए कहते हैं ख़ानदानी अमीर हैं, और इनके वालिद भी कोई रिटायर्ड अफसर रहे हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट से, इनका तो फार्म हाउस आप देखें तो ये ओपनिंग ही उनकी जनवरी इसी पहली नए साल पे हुई है। और ये लाड़काना की एक स्टेट है पूरी के डोकरी के करीब, जहाँ इसने सफारी बनाया हुआ है, झील बनी हुई है, इसमें दुनिया के नायाब जानवर वहाँ से पूरी दुनिया से लेकर वहाँ रखे हैं। और ये फ़हीम साहब जो हैं ये ठट्ठा में रहे, और फ़हीम सुमरो साहब एक पावरफुल सियासी शख्सियत के करीबी शख्स जो है रिश्तेदार भी हैं। इनकी अगर आप मास इंटरप्राइजेज हसने ये किसी और की है, लेकिन फ़हीम सुमरो की AWE कंपनी जो सबसे ज़्यादा पेमेंट इसको मिली, ये अचानक अरबोपति ये जो बने हैं, इनका सिंध में कहीं मिसाल नहीं मिलता कि ये अफसर जो जब ये पोस्टिंग पर नहीं थे तो उसके बाद फ़ौरन जब ये RBOD पे आए तो उसके बाद इनके पास पैसे आना शुरू हुए। और जो दूसरी बात है कि इनमें जो छोटे लोग हैं जिन्होंने हाथ साफ़ किए हैं, जैसे गफ़ार सुमरो, जिसने 2 अरब रुपए की इसमें रकम निकलवाई, मकसूद लाड़िक, फ़हीम सोलंगी, डिवीज़न 1 एक्सियन, अयाज़ मेमन, हाजी मोहम्मद अयाज़ मेमन, इनकी प्रॉपर्टीज़ की होशरबा इतनी तफसीलात हैं लोगों के पास कि ये हाजी हैं। और इनके जो इनके साथ काम करने वाले इमरान हैं, उनके भाई इरफान जूनियर किराला की, ये सारी चेन काम करती रही और किसी की नज़र नहीं पड़ी जी। और इस तरह ये और भी इनमें तफसीलात अगर आपको हो, अयाज़ मेमन के हैदराबाद में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है।
महताब काजी हैं जो जाली साइनिंग अथवा जो है इसको इसलिए मतलब ज़्यादा वहाँ अहमियत दी जाती रही खासियत इसके लिए कि ये जाली दस्तखत करने के माहिर हैं और ये जाली दस्तखत करके बिल जो है ना वो बिल पास करवाते हैं। अच्छा, ये आपको बताएं कि जो इस वक्त जो जिक्र आपने जो इस वक्त फार्म हाउस और सफारी आप देख रहे हैं, ये फ़हीम सोमरो नामी शख्स, तो इसकी जो फिलॉसफी है आप समझ सकेंगे कि क्या है। वो फेसबुक पे उन्होंने एक शेयर 15 जनवरी को एक शेर है परवीन शाकिर का जो उन्होंने शेयर किया हुआ है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। ये तो बात दुरुस्त है, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने पूरी आपस में ना सिर्फ बांटे, लेकिन हैरत की बात है कि अपनी ये जो इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई, इन सब के बॉन्ड्स खुले। मुझे हैरत हुई है, 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए के बॉन्ड इनके खुले हैं और उनसे ये बेचारों ने प्रॉपर्टियां ली हैं। ये फ़हीम जो सुमरो साहब हैं, इनका आप प्रोफाइल कहते हैं कि बहुत भाई, क्योंकि उसने छुपाया नहीं, बहुत बड़ा सफारी उसने बनाया लाड़काना में, स्टेट है सुमरो स्टेट। इसकी पहले पोस्टिंग से पहले हालत क्या थी और अब क्या, और ये हमेशा अहम ओहदों पर इसलिए रहे कि इसके जो सियासी बैकग्राउंड है मतलब भुट्टो साहब के शहर से भी हैं, इनके एक रिश्तेदार पार्टी के एक बहुत बड़े साबिक रहनुमा के बहुत बड़े दोस्त भी थे, उस वक्त उरूज था, तो ये अहम पोस्टों पर रहे हैं और अभी तक इस पर नज़र नहीं रही है। हालांकि इसकी रिपोर्ट में नाम है कि भाई आप सरकारी मुलाजिम होते हुए अगर आपकी अपनी जागीरें भी हैं तो ये इतना तो फिर भी आप कुछ नहीं बना सकते जितना आपने ये 2-3 सालों में बनाया। इस पूरी सूरत हाल में मियां इशफाक साहब, अब मामला ये है कि नैब के पास, नैब ने तो ये कुछ लेटर्स लिखे हैं जो 2018 के अंदर कॉल ऑफ नोटिस हैं जो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड तफसीलात कुछ नैब ने तलब की हैं आरबीओडी के हवाले से। आरबीओडी ओवरऑल उस कॉन्टेक्स्ट में देखा है, ये कंटीजेंसी फंड्स के नाम पे अरबों का जो हेरफेर हुआ ये नहीं, और एंटी करप्शन के पास ये मामला इस्पत है। आप नहीं समझते कि इट इज अ परफेक्ट केस फॉर नैब फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके साथ साथ इस अहम तरीन मामले पे क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अप्रूव हो चुका, फिर एंटी करप्शन, यानी सबूत और रेफरेंस ऑलरेडी तैयार है। अशफाक साहब देखें, आपने राइटली कोट किया और रेफर किया कि ये बड़ा क्लासिकल केस है मेगा स्कैंडल का। तो नैब का तो जो प्रियम्बल है वही आपको बताता है कि नैब इंस्टीट्यूशन को जो मार्ज वजूद में लाया गया, क्रिएट किया गया, वो मेगा स्कैंडल्स के लिए किया गया था। तो ये वो क्लासिकल केस है जो कि हकायक इम्तियाज़ साहब ने बताए, जो आपने जो सा यहाँ पे रेफर किया, ये माइंड बॉगलिंग किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे कोई ऐसे अफसरान जिनके प्राइमरीली जो है वो ग्रेड 14, 15, 16, 17 के नज़र आ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अनलेस कि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल ब्रेक कहा जा रहा है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक इस बात को यहीं से जोड़ते हैं और कुछ अहम अफसरान के बारे में, और ये जो लोग इसे मुलव्विस हैं उनके असासे और कंपनीज किस तरह बढ़ी और एक दूसरी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट किस तरह नवाजे गए, ये तफसीलात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और हैरान कुन दास्तान है बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरीके से लूटा गया सूबे सिंध के जो माल है, जो फंड्स हैं, उसके ऊपर डाका डाला गया चंद अफसरान की तरफ से। सिंध हुकूमत की अपनी महकमाना इंक्वायरी रिपोर्ट ने यह ऐलान किया, उसमें डिटेल्स आई उन अफसरान की जो उस वक्त पोस्टेड थे, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी जायदादों की तफसीलात सुन के हम हैरान हैं। एक फ़हीम सोमरो, उसका एक फार्म हाउस लाड़काना के अंदर जो सफारी है इस वक्त सोमरो सफारी के नाम से, जो इसमें एक अफसर के तौर पर जिसने इस फंड्स की एम्बेजलमेंट में उसका किरदार रहा, उसके इधर यहाँ कराची के अंदर फेज 8 में 1000 गज का घर, 2 लेक्सस गाड़ियाँ, इसके अलावा इसकी कंपनीज अलग। ओवरऑल जो नैब असेसमेंट कर रही थी इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड रिगार्डिंग टेंडर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग PC1, ये फ्लड के और कंटीजेंसी फंड्स के हवाले से नहीं, ये 14 मई 2018 को लिखा गया खत, इसके अंदर नैब ने तफसीलात कुछ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आरबीओडी के उनसे मांगी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, टेक्निकल फाइनेंशियल वेटेज, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, तमाम मेंबर्स की लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, और ये तमाम तफसीलात नैब ने तलब करी। लेकिन मामला एंटी करप्शन के पास है। मियां इशफाक साहब, परफेक्ट केस वो नैब आप बता रहे थे, और सर कैसे जाते हैं फिर यहाँ से एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं मुल्क से बाहर, नैब टेकअप करे, किस तरह सुराग लगाए, ट्रेस करे इन एसेट्स को, क्या करे इस पर, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए तहकीकाती इदारों? देखिए ये बड़े माइंड बॉगलिंग किस्म के फैक्ट्स हैं जो आपने बताए हैं। एक जूनियर क्लर्क के नाम पे जो कि मैक्सिमम ग्रेड 11, 12, 13 या 14 का
कोई रैंक का ऑफिसर कंसिडर किया जाता है, इसके पास अनलेस कि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं है और ये डिक्लेयर्ड एज इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये कैटेगोरिकली ना सिर्फ ये कि जो आपने प्रोजेक्ट हाईलाइट किया इसमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है, प्लस आपने हाईलाइट किया कि इसी की कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते रहे, ये कैटेगोरिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है। एक ऐसा शख्स जो कि खुद एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसी की कंपनीज़ को उसी डिपार्टमेंट का ठेका देना, ये ओपन एंड शट केस है। रही बात जो है वो इन एसेट्स की, ये बड़ा इजी सा जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस होता है वो किसी भी तफ्तीशी इदारे खास कर नैब के लिए वो बड़ा आसान केस होता है, ओपन एंड शट। उसमें आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना होता है किसी ऐसे आदमी से जिसके नाम पे वो सारे असासे होते हैं, सिर्फ इन्होंने जो है वो उसके खिलाफ उससे सिर्फ उसके लेजिटिमेट डिक्लेयर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो उसकी तफसीलात लेनी है। अच्छा, इसमें शाह साहब एक मेहताब काजी जूनियर क्लर्क है जो जिसके बारे में इम्तियाज साहब बता भी थे, बोगस सिग्नेचर्स करने की महारत हासिल रखता था। यहाँ बहुत कुछ बोगस सिग्नेचर्स के जरिए वाउचर्स एस्टिमेट्स क्रिएट किए गए, ये फोर्जरी में आता है। दिस इज आल्सो इस पर वायलेशन ऑफ लॉज, इसकी भी सजा अलग है, इसकी अलग। देखिए ये नैब के ही, चूंकि ये पब्लिक वेलफेयर का एक प्रोजेक्ट था, इसमें स्टेट फंड यूटिलाइज हुआ है और इसका मोडस ऑपरेंडी और मैकेनिज्म जो आप बता रहे हैं वो है टेम्परिंग करना, रिकॉर्ड टेम्परिंग करना, और आपने फोर्जरी की है, ये एक चीटिंग के जुमरे में ही फॉल करता है। और उसी बाय वे ऑफ लाइक कमिटिंग दी टेम्परिंग, चीटिंग, आपने स्ट्रेट अवे पब्लिक फंड को एम्बेजल किया है। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है, ये कैटेगोरिकली नैब के एम्बिट में फॉल करता है और ये क्लासिकल नैब का केस है। इस पे स्ट्रिक्टली और स्पीडीली जो है वो नैब को प्रोब करके इसको लॉजिकल एंड पर ले जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन ये तमाम उस वक्त इनकम्बेंट थे जब ये फंड्स की एम्बेजलमेंट हो रही थी। इम्तियाज सांडवी साहब, ये आपको लगता है कि एहतसाब के इदारे भी बेबस हैं इस वक्त, क्या ये वो आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या मसला है आपकी नजर में सांडवी साहब? ये तो बिल्कुल स्टेफान हैरान कुन बात है। वो तजुब होता है कि जब एक चीज़ सामने है, इदारों की अपनी जो महकमा जाती कार्रवाई है उसमें उन्होंने खुद बता दिया है कि ये कंपनियां किस किस की थीं और किस तरह से वहाँ लोग डेपुटेशन पे या वैसे लगे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। और आरबीओडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से कराची K4 बड़ा मंसूबा है, लियारी एक्सप्रेसवे का था या मोटरवे है, इस तरह से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इन्होंने जिस तरह से हाथ साफ किए हैं, आप अंदर ये हैरत की बात है। कामरान खान कंप्यूटर ऑपरेटर करोड़ों रुपए की जायदाद, काजी मेहताब करोड़ों रुपए की, इन्होंने आपस में जो ये बांट कर, जो परवीन शाकिर का या पता नहीं किसका आपने शेयर दिया, इन्होंने आपस में जो पैसे बांटे हैं वो भी 30-30, 40-40 करोड़ से कम नहीं है। खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। बिल्कुल, ये 30-30, 40 करोड़ रुपए तो सिर्फ छोटे जो टेलीफोन ऑपरेटर भी अगर होगा तो उनको भी इन्होंने 1-2 करोड़ दिए होंगे, बाकी तो इन्होंने आपस में बांटे हैं। और जो इनका एक शख्स है, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सुमरो साहब है, फहीम सुमरो, इनकी तो बाहर आप प्रॉपर्टियां अलग हैं, यहाँ भी, और इनके खानदान के पास अगर इतना कुछ पैसा भी होता भी तो ये सफारी नहीं बना सकता। ये इम्तियाज साहब मुझे बताइए कि हमने इससे पहले भी सिंध के मुख्तलिफ महकमों में देखा है, दीगर भी जगह देखा है कि एक जूनियर क्लर्क लेवल का शख्स सीनियर लेवल की पोस्टिंग्स में किरदार अदा करता है। इस तमाम सूरत हाल में जो आप कहते हैं कि जिस तरह से ये छोटे मुलाजमीन बड़ी पोस्टों में बनते हैं, अब आप जब पीडी लगवा सकते हैं तो, और सिंध के चीफ मिनिस्टर को कोई और डिफेक्टो चला सकता है, तो ये तो छोटी बात है। अभी भी आप जिस महकमे में भी हाथ डालेंगे वहाँ आपको एक ऐसा प्राइवेट शख्स मिलेगा जो उस महकमे के अंदर के तमाम काम चलाता होगा, वहाँ लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाता होगा, वहाँ मंसूबे लेके आता होगा। यही सिंध के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई वो इस तरह से, इनमें जितने भी छोटे लोग हैं इन्होंने काम किया है। ये सारा जो किरदार है इसमें, वो बोजदार के बाद जो है वो वकार कादरी का है। वकार कादरी के ऊपर जो जिनका रिपोर्ट में नाम है, और उन्होंने जिस तरह से ये सिंध के साथ, सिंध के इस अमानत के साथ खयानत की है, जिस तरह से पैसे बांटे हैं, जिस तरह से सब कुछ किया है, उस पर हाथ ना डालना। और एंटी करप्शन तो उनके अपने घर की एक बात है, वो तो उनमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि शायद वो एक्शन लें। ये आप छोटे लोगों की बड़ी बात है। अब देखें ना, ये सिर्फ फहीम सुमरो साहब तो सरेआम लगा रहा है कि मेरी सुमरो एस्टेट है, सुमरो सफारी है, 2 लेक्सस गाड़ियां, घर 2 लेक्सस गाड़ियां, रीवो, पराडो, उसके बाद 2 बंगले, 1000 गज पर फेज 8 में बंगला, लाड़काना में बंगले, रतोदेरो में बंगले। ये कोई शहनशाह और वकार कादरी ने तो गाड़ियां इस वक्त आरबीओडी के फंड्स के नाम पे बरतानिया के शहनशाह जाते जाते इनको अपनी प्रॉपर्टियां देके गया था, या इनके वालिदैन के पास इतनी। हमने जब पाकिस्तान बना था तब हमने सुना था कि 4-5 ऐसे खानदान हैं जिनके पास ये अपने असासे थे, अपनी जमीनें थी, जागीरदार कहलाते थे। भुट्टो साहब ने वो खत्म की।
اس کے بعد یہ کیسے بنے؟ مجھے تو حیرت ہوئی ہے. یہ ایک تو ایک زمانے میں دلچسپ بات بتاؤں, ایک زمانے میں لوگ ڈاکو ہونا پسند کرتے تھے, اور پھر جو ہے اب سردار ہونا پسند کر رہے ہیں, اور اب فرنٹ مین ہونا پسند کر رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے سندھ کے اندر, انہوں نے یہ اثاثے بنا دیے ہیں, اور اتنے ہوشرب اثاثے کہ نیب کی نظر نہیں پڑ رہی. روزانہ پوسٹیں لگا رہا ہے اپنی کہ میں اپنے سومر و سفاری پارک میں موجود ہوں. ان کے چھانبین تو ہونی چاہیے. آپ اگر جب ایک ٹھیلے والے کو پکڑ سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں آپ بلا سکتے ہیں؟ صحیح. اور یہ تو گاڑیوں کی تفصیلات آپ دیکھیں تو ریوو اور فارچونر جو ہے وہ RBOT کے فنڈز کے نام پر کار ڈیٹیلز اگر آپ دیکھیں اس رپورٹ میں تو وقار قادری نکال چکا ہے جی, اس میں ایک گاڑی تو ٹریس ہی نہیں ہو رہی ابھی تک, جس کی نمبر انہوں پلیٹ نے ہی وہ مینشن ہے. گاڑی 3 لوگوں کو بیچ کے اب RBOT کے نام پہ رجسٹر کروائی ہے. وہی آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے فنکار لوگ ہیں, اور جب ان کو آپ پکڑیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو بہت معصوم تھے, ہم نے تو سندھ کی خدمت کی ہے. میں حیرت میں ہوں کہ یار اتنے ناک کے پکے لوگ, سچی بات ہے کہ مجھے معذرت سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی سندھ کی تباہی بیوروکریسی نے کی ہے, اور ہم اس پہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ نے تو تباہی کی ہے. صحیح. اور یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ سندھ حکومت کی اپنی رپورٹ کے اندر پروون ہو گیا ہے اشفاق صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ ناؤ دا سندھ گورنمنٹ اپنی خود کہہ رہی ہے اس رپورٹ میں کہ یہ ہوا ہے, خود اینٹی کرپشن کو کمپلین بھیج رہی ہے کیا, اور اس رپورٹ کی ریکمنڈیشن میں لکھا ہے کہ یہ اماؤنٹ ریکور کرنی چاہیے. دوسری بات, ان کے خلاف محکمانہ جو اس وقت رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے, اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. تو اب صرف ان کو ہٹا دینا, برخاست کر دینا RBOT سے, یہ کافی ہے کیا, یا سندھ حکومت کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے تھا خود بھی احتساب کا؟ دیکھیں جب گورنمنٹ فنڈز کی امبیزلمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے اگر کوئی انٹرنل انکوائری کروا لیا ہے اور اس میں یہ رسپانسبل ڈکلیئر ہو گئے ہیں, ان کو ریموول آف سروس تو منیمم جو سا کرنی چاہیے, بیکاز انٹرنل انکوائری جو سا اس میں رسپانسبل ہو گئے ہیں. مائنر تو پینلٹی ہونی نہیں چاہیے. اس کی ریزن جو سا وہ یہ ہے کہ اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے, جو والیوم ہے پیسوں کا, وہ اتنا زیادہ ہے کہ منیمم ان کی پینلٹی جو ہے وہ میجر پینلٹی میں کنورٹ ہو کے ریموول آف سروس ہونی چاہیے. نمبر 1 فار دا اسٹارٹرز. پروونشل گورنمنٹ بھی آپ اس کو اسٹریٹ اوے ریفر کر سکتے ہیں, جس طرح بے شمار اور بھی کیسز ریفر کیے ہوئے ہیں آپ نیب کو. اور نیب کو اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو سینڈ کر دیا, آپ نے ان کا کام مزید آسان کر دیا. جو آپ نے انٹرنل انکوائری کی ہے, آپ اس کو ایگزامن کرنے کے بعد نیب اس کو فردر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں کمپریہنسولی جو ہے وہ کور کرے, اور اس کو بڑے آسانی سے جو ہے, چونکہ انٹرنل انکوائری میں ان کا موڈس اپرنڈائی جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہوگا, ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہوگا, مکمل پیپر ٹریل جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہوگی, تب ہی ان تمام دستاویزات کی روشنی میں جو ان کو ڈکلیئر کیا ہے, انہوں نے اپنی رپورٹ میں گلٹی ڈکلیئر کیا ہے, تب ہی ان کے خلاف جو ریکمنڈیشن کی ہے. اٹ از نیبز ڈیوٹی, اینٹی کرپشن ڈیوٹی, یا سندھ گورنمنٹ کی اپنی ڈیوٹی, یا ہم فوٹو کھینچ کے بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ ایک آدمی جس کی تنخواہ 30 40 50 زیادہ سے زیادہ 60 70 ہزار یا لاکھ ہے, اس کے پاس گاڑیاں کروڑوں اربوں روپے کے گھر جائیدادیں ہیں, تو وہ نظر بھی آ رہا ہے, وہ خود شیئر بھی کر رہا ہے, اپنے اسٹیٹس پہ ڈال رہا ہے, دکھا رہا ہے دنیا کو, تو کون ایکشن لے گا, کون نظر رکھے گا؟ دیکھیں مجھے تعجب ہوگا اگر آپ یہ اس چیز کو جو ہے وہ کنفرم کر دیں کہ یہ ابھی تک اپنی پوسٹوں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ڈسپائٹ دیٹ فارمل انکوائری. ان لوگوں کو جو ہے وہ امیجیٹلی انڈر سسپینشن جو ہے لے کے آنا چاہیے تھا, اور ان کے خلاف اب تک ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ جو فارمل ریموول کی تھی وہ شروع ہو جانی چاہیے تھی. جہاں تک رہی بات جو ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھیں نا, میڈیا نے اپنا کام کیا, آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ کی ہے. اسٹیٹ کا اپنا کام یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ان چیزوں پر جنرلی جو ہے, جس طرح اویئرنیس اینڈ پریونشن جو ہے آپ نے دیکھا چیئرمین نیب روٹینلی سیمینار کرتے ہیں, پبلک کی طرف سے جو ہے بہت سی سینونیمس کمپلینٹس اور بہت سی جو سی سورس رپورٹس جو سی ہیں وہ خود بھی نیب جنریٹ کرتا ہے. کچھ کمپلینٹس جو ہیں وہ میڈیا کی طرف سے ہائی لائٹ ہوتی ہیں, ناٹ فارمل کمپلینٹس, بٹ جی ہاں سو موٹو جو پروگرام کے دوران جمعے کو اس پر چیئرمین نیب نے لاسٹ پروگرام میں آپ کے نوٹس لیا تھا ایک اور جو ہے کرپشن کے کیس پہ. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا اویئرنیس کریٹ کرتا ہے, اور پبلک کے سیگمنٹس جو ہیں ان کی طرف سے دیکھیں نا, یہ تو وہ کیس ہے جس میں ریکارڈ کے مطابق گورنمنٹ نے خود اس کا جو ہے وہ نوٹس لینے کے بعد جو ہے ایک انکوائری ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کروا دیا ہوا ہے. تو یہ تو اب زبانیں زد عام ہے, اٹس اے ویری اوپن لائک کیس. جب چیف سیکریٹری کو اختیار نہیں کہ محکمہ ایریگیشن میں آپ کو انٹرفیئر کر سکے, تو پھر ظاہر نیب کو آنا پڑے گا, اور نیب کے لیے یہ شواہد, یہ چیزیں جب انویسٹیگیٹ ہوں گی, جب چھانبین ہوگی, کچھ جھوٹ ہوگا کچھ سچ ہوگا, لیکن ایک چیز سامنے آئے گی. بھلی ٹھیک ہے آپ 30 ارب کی بات نہیں تو 20 ارب ہوں گے, لیکن انہوں نے جس طرح سے تباہی مچائی, جس طرح سے ڈاکے ڈالے ہیں, ان میں چھوٹے چھوٹے لوگ ارب پتی بن گئے, اور وہ سرکار کے پیسوں سے, ہمارے پیسوں سے نہیں, سرکار کے عوام کے پیسوں سے زمینیں فراڈ کر کے لی گئیں.
اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ہم نے وہاں لوگ بھیجے ہیں اپنی ٹیم کے، وہ بھی آپ کو فوٹیجز جلدی آپ دیکھیں گے کہ جن زمینوں کی، جن پراپرٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ فوٹیجز جب ہم کلیکٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں یہ پراپرٹیز ان کی ہیں، وہ اب فالو یہ کریں گے چھپا رہے ہیں۔ پروگرام اس پہ بالکل ڈیٹیل کے اندر انویسٹیگیشن پوری دکھائیں گے، اور یہ قسطیں اور بھی ہوں گی اور پروگرام بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ امتیاز سانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ نے کیا۔ امیر اشفاق صاحب آپ دیکھ رہے تھے اہم ترین تفصیلات، اہم ترین انویسٹیگیشن آر بی او ٹی کے حوالے سے، آر بی او ٹی میں ہونے والی فنڈز امبیزلمنٹ کے حوالے سے۔ اپنا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پر۔ دیکھتے رہے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔